हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस विद रवि दुबे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि हम आपको एक फ्री गिफ्ट देने वाले हैं, तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने एक फ्री गिफ्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डेटा सफिशिएंसी ना। तो मैंने आपको बोला था कि डेटा सफिशिएंसी पर एक मैराथन क्लास होगी, तो वो क्लास जो है आज यहाँ पर आपकी होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस मैराथन सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। यहाँ से आपके 8-10 सवाल ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियो को ईमानदारी के साथ लास्ट तक देखते हैं, तो जरूर आप एग्जाम हॉल में 8 से 10 सवालों को बड़े आसानी के साथ वहां पे करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और आज का हमारा जो पहला सवाल है, उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने यहाँ पर लिखा गया है, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये आपका डेटा सफिशिएंसी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा सफिशिएंसी के सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिए जाएंगे, तो वहां पर होगा क्या, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया होगा। एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, या फिर आपको दो स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपको दो स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं ना। दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना। तो अगर देखा जाए तो आपको वहां पर स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। एक क्वेश्चन, उसके साथ दो स्टेटमेंट या फिर तीन स्टेटमेंट आपको वहां पर मिलेगा। अब कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, और फिर उसको क्वेश्चन से रिलेट करना है। फिर अगले वाले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको फिर क्वेश्चन से रिलेट करना है। और इसके बाद आपको देखना है कि क्या पहला वाला स्टेटमेंट जो है, क्या क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप पहले और दूसरे दोनों से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप दोनों को मर्ज करके देखिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, क्या आप उन दोनों से सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहला सवाल आपके सामने है, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर ना। एक 3 अंकीय संख्या पर विचार कीजिए, और क्वेश्चन में पूछा गया कि वह संख्या क्या है। अब आपके सामने यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। यानी कहने का मतलब क्या है, कि संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल के क्या है, बराबर होता है। ये आपका कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक 3 अंकीय संख्या ले ली, 3 डिजिट नंबर ले लिया। हमने ले लिया कि 1 2 3। ठीक है, हमने यहां पर ले लिया 1 2 3, और कह रहा है कि संख्या संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब इन सभी का क्या योग हो रहा है। ये किसके बराबर है, ये जो 3 अंकीय संख्या है, इसके गुणनफल के बराबर, मतलब 1 × 2 × 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इसको पलट भी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पहले हम 2 ले लें, इसके बाद हम 1 ले सकते हैं, इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप इसको कर सकते हैं कि 2 × 1 × आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 3 कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है। और इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप 3 को रख लीजिए, फिर आप 2 को रख लीजिए, फिर आप किसको रख लीजिए, 1 को रख लीजिए, और इसके बाद यहां पर 3 2 1। ठीक है, आपको यहां पर ऐसे करना है। ठीक है, तो ये बात यहां पर कहा गया है। तो कह रहा है कि एक 3 अंकीय संख्या, इस पर विचार करना है। कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हमको यहाँ पर बताना है। तो लेकिन हमको यहाँ पर 3 डिजिट नंबर लेना है, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 डिजिट नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 2 3। यहाँ पर हम इसको पहले 2 ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, या फिर हम 3 पहले लेते हैं, इसके बाद लास्ट में 1 कर देते हैं। फिर हम 3 2 और 1 कर सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया था कि 2 1 और 3 लिया था। यहाँ पर 2 1 और 3, और यहाँ पर 3 2 1, इस तरीके से। अब आप बताइए, क्या संख्या के अंकों का योग उनके गुणनफल के बराबर होता है। आप यहां से संख्या पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। अगर आपको केवल ऐसे दिया रहेगा कि 123 ना, ये आपके संख्या का अंकों का योग, मतलब आप इनको जोड़ सकते हैं, 1 2 3 इनको जोड़ लीजिए, इसके बाद यहां पर इनका गुणनफल है। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं, यहां से आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी। ऐसे तो अगर देखा जाए तो संख्या आपकी कई बनती जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कंडीशन ए बन जा रही है, एक कंडीशन आपकी ए बन जा रही है, एक कंडीशन आपकी ए बन जा रही है। अगर आप कोई भी 3 अंकीय संख्या लेते हैं, जैसे अपने मैंने यहाँ पर क्या लिया, 123 ले लिया,
तो अगर आप 123 लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको इसका गुणनफल क्या करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर आपने इसको आप देखिए, इसमें और भी कंडीशन बन सकती है, क्योंकि अंकीय संख्या बोला है तो आप पहले 2 को रख सकते हैं, बाद में 1 को रख सकते हैं, फिर आप 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 3 हो गया। फिर कंडीशन ये भी बन सकती है कि पहले 3 भी आ सकता है, इसके बाद 2 आ सकता है, फिर आपका 1 आ सकता है। ऐसे देखा जाए तो कंडीशन जो है बहुत सारी आपकी बन रही है। तो यहाँ से 3 कंडीशन बन जा रही है। तो यहाँ से आप नहीं बता सकते कि वह संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो कथन, उसके द्वारा हम आंसर नहीं दे सकते हैं। फिर दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि संख्या संख्या अंकों के योग से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये संख्या के अंकों के योग से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 123 है। अब संख्या अंकों का योग मतलब 3 2 5 1 6। अब आप बताइए क्या 123 जो है ये 6 से विभाजित है? पूरी तरह से विभाजित नहीं है। फिर आप दूसरे को चेक कर लीजिए, यहाँ पर 213, क्या 213 6 से पूरी तरह विभाजित है? नहीं विभाजित है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप नंबर्स को देखें 3 2 5 1 6 नहीं विभाजित है। फिर आप देखेंगे 321, क्या 321 6 से पूरी तरह आपका विभाजित हो जाएगा? नहीं विभाजित हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाले कथन से भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं ना, और दोनों को मर्ज करेंगे तभी वहां से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर आप अकेले तो आंसर दे ही नहीं सकते, ना तो आप कथन नंबर 1 से आंसर दे सकते हैं, ना तो कथन नंबर 2 से आंसर दे सकते हैं। और अगर आप दोनों को मर्ज कर लें, दोनों को कंबाइन कर लें, तब भी आप वहां से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसलिए आपको हम आराम से यहाँ पे समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अब आज के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा, देखिए ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि क्वेश्चन है आपका, इज P ग्रेटर देन Q। यहाँ पर क्या पूछा है कि क्या P जो है वो Q से बड़ा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले काम आप क्या पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद आप कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट पे जाएंगे, और उस स्टेटमेंट से देखेंगे कि जो दिया गया स्टेटमेंट है क्या वह क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहा है, और नहीं निकाल पा रहा तो आप अगले स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या पी जो है क्यू से बड़ा है, और स्टेटमेंट आपके सामने है P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपसे ये बोला गया है कि जो आपका P इंटू क्यू है, जो आपका P इंटू क्यू है, ये क्या है, 0 से क्या है आपका बड़ा है ना। P इंटू क्यू आपका 0 से बड़ा है। अच्छा मान लेते हैं हम P को 3 मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हम P की वैल्यू को 3 मान लेते हैं और Q की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 दूनी 6, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा P इंटू क्यू अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी निकल के सामने आता है कि जो P होगा वो आपका Q से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात भी यहाँ पर आपको निकल के सामने आती है। तो जब भी आपको इस तरह से सवाल दिए जाएंगे तो आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि P इंटू क्यू जो है वो बड़ा है किससे, 0 से। इसका मतलब यहाँ पर P की वैल्यू जब Q से बड़ी होगी तभी वो 0 से बड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान देना है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 3 मानते हैं और इसकी वैल्यू को 2 मान लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपका 0 से बड़ा है। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आपका P जो है बड़ा होना चाहिए Q से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तब भी आप देखेंगे 3 दूनी आपका 6 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर P की वैल्यू को -3 लेते हैं और Q की वैल्यू को हम ले लेते हैं यहाँ पर -2 ले लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर अब भी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अब भी यहाँ पर 6 ही आ रहा है। गुणा करने पर अब भी यहाँ पर 6 आ रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप दे रहे कि यहाँ पर जो P है वो छोटा हो जा रहा है, किससे, Q से हो जा रहा है। तो क्या बताइए, क्या पहले वाले स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। फिर दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा है। यानी कह रहा है कि जो P स्क्वायर है ये बड़ा है किससे, Q स्क्वायर से। अच्छा अगर हम P की वैल्यू मान लेते हैं 3, तो ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर जो होगा वो Q की वैल्यू हम मान लेते हैं 2, इसके स्क्वायर के। तो अब ध्यान देना, यहां पर देखेंगे तो 3 तो बड़ा है किससे, 2 से, तो यहां पर तो ठीक है।
लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि p की वैल्यू को -3 मान लेते हैं, ठीक है, और q की वैल्यू को हम मान लेते हैं -2, जैसे आप मैंने वहां पर माना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि p की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर तो ठीक है भाई, p जो है हमारा बड़ा है q से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ -3 जो है क्या होता है, -3 आपका क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -3 और आपका क्या है, -2 है। यहाँ पर देखिएगा, तो जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -2 की जब भी हम बात करेंगे तो -2 यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा ना, और यहाँ पर -3 क्या होगा आपका, छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पीक है वो आपका क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। पी है आपका क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे सर -2 आपका क्या है, बड़ा है ना। तो यहाँ पर अगर हम पी की वैल्यू को -3 ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी जो पी है वो आपका छोटा हो जा रहा है। पी आपका छोटा हो जा रहा है, किससे, क्यू से हो जा रहा है। तो इसका मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी हम आंसर नहीं बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर आपको कोई नंबर यहां पर एज्यूम करना होगा, यहां पर आपको कोई नंबर यहां से एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहां पर बताया उस तरीके से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या P जो है Q से बड़ा है, ये बात आपसे पूछा गया था, और कह रहा है कि P इंटू क्यू शून्य से बड़ा है, यानी जो P इंटू क्यू है वो शून्य से बड़ा है। तो P इंटू क्यू बड़ा है शून्य से। P इंटू क्यू शून्य से बड़ा कब हो सकता है, जब P जो है बड़ा होगा Q से, यही तो हो सकता है। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 हमने लिखा, यानी 6 यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर P की वैल्यू बड़ी है, P की वैल्यू हमने 3 मान लिया, Q की वैल्यू हम 2, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P तो बड़ा है, Q से आ रहा है, लेकिन जैसे हमने P की वैल्यू को माइनस में ले लिया, -3 मान लिया और Q को -2 मान लिया, यहाँ पर आप देखिए P जो है छोटा हो गया, क्योंकि आपका -2 यहाँ पर बड़ा होगा और -3 आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए P आपका छोटा हो जा रहा है ना, तो इससे आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो पहले वाले स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे P आपका छोटा हो जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या P जो है बड़ा है, तो यहाँ पर तो छोटा हो जा रहा है। ऐसे सेम कहानी यहाँ पर भी किया गया है, स्क्वायर वाला था तो हमने यहाँ पर भी इसको स्क्वायर माना 3 और 2, तो 3 तो आपका ठीक है, यहाँ पर P 3 को माना था हमने, यहाँ पर P जो आपका बड़ा हो गया, लेकिन जैसे हमने माइनस मान लिया तो माइनस मानने का मतलब -2 आपका बड़ा होता, -3 आपका छोटा होता, तो यहाँ पर Q बड़ा हो गया और P आपका छोटा हो गया, तो यहाँ से भी आप आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है, वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के सवालों को जब बच्चे देखते हैं तो पहली चीज बहुत घबरा जाते हैं। घबराने का उनका बड़ा कारण क्या होता है कि देखते हैं कितना लंबा चौड़ा सवाल आ गया, इतने लंबे चौड़े सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। आप सवाल को पढ़ने से घबराइए मत, जब आप सवाल को पढ़ेंगे तभी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप इनको पढ़िए, वो कहना क्या चाह रहा है, और ये फ्री के नंबर होते हैं, विश्वास कीजिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर वेर P क्यू एंड आर आर इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, जो भी डेटा सफिशिएंसी के सवाल आपके एग्जाम में आए थे, ए वाला जो सवाल आपको दिख रहा है उनमें से सबसे बेहतरीन सवाल था, थोड़ा सा लेवल का सवाल था। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे। अगर आप यहां से ध्यान देते तो आप यहां से कंफ्यूजन में चले जाएंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, इसने क्या बोला है कि P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर। देखिए मैं आपको यहां पर नेक्स्ट पेज से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर कह रहा है कि P प्लस क्यू और माइनस आपका यहां पर क्या है, आर है, ठीक है। इसके अलावा आपका फिर क्या दिया है यहां पर, P प्लस क्यू माइनस आर और P माइनस क्यू प्लस आर, P माइनस क्यू प्लस आर, P माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, और कह रहा है कि जहां पर P Q और R आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब वहां पर आप जो है इनको इंटीजर्स मान सकते हैं, ठीक है। यानी हिंदी में कह रहा है कि जो P प्लस क्यू माइनस आर और P माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है। इसका मतलब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि A जो है इससे आपका क्या है,
बड़ा है। ये बात आपके क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या P प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है P माइनस क्यू प्लस आर से? ये आपसे पूछा गया है। अब आपको यहां पर स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट आपके सामने क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो P माइनस क्यू है वो आपका नेगेटिव है। P माइनस क्यू आपसे बोला गया यहां पर नेगेटिव है, और P प्लस माइनस आर आपका क्या है, देखिए P माइनस क्यू पॉजिटिव, सॉरी यहां पर क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि P माइनस क्यू आपका ये क्या है, पॉजिटिव है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और कह रहा है यहां से P माइनस आर आपका ये बोल रहा है ये नेगेटिव है। ये आपका क्या है, नेगेटिव है। इतनी बात यहां से दिया है, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं P प्लस क्यू, ठीक है, और यहां से हम माइनस आर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक काम हम कर सकते हैं, यहां से हम माइनस को कॉमन कर लीजिए और यहां पर क्या बच जाएगा, Q माइनस आपका हो जाएगा R हो जाएगा। इतनी बात हो सकती है, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा स्टेटमेंट बन, जो आपका सवाल दिया गया था आपका ये बन गया, ठीक है। चलिए, अब इसको यहां से हम देखने का प्रयास करते हैं। हमको यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस समझना होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि P माइनस क्यू पॉजिटिव है। अब एक चीज ध्यान देना, P माइनस क्यू पॉजिटिव कब हो सकता है, P माइनस क्यू पॉजिटिव कब हो सकता है, जब वह जीरो से क्या हो, बड़ा हो। अभी आपने पिछला वाला सवाल देखा, P माइनस क्यू बड़ा पॉजिटिव कब हो सकता है, जब वह क्या हो, जीरो से बड़ा हो। जब वह जीरो से बड़ा हो, और ध्यान दीजिएगा जीरो से बड़ा होने का मतलब यहां पर क्या है कि जो P होगा वो Q से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आपको यहां से समझना पड़ेगा भाई। P माइनस क्यू कह रहा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से है। अच्छा, पॉजिटिव कब हो सकता है, P माइनस क्यू पॉजिटिव तब हो सकता है जब वह जीरो से बड़ा हो, और जीरो से छोटा होगा इसका मतलब आपका निगेटिव में जाएगा। लेकिन यहां पर बोला कि जो P माइनस क्यू आपका पॉजिटिव, इसका मतलब जीरो से बड़ा ही होगा। अब ध्यान देना, और ध्यान दीजिएगा P माइनस क्यू जीरो से बड़ा तब हो सकता है जब यहां पर P की जो वैल्यू होगी बड़ी होगी किससे, Q से होगी। तो यहां से हमको एक कंसेप्ट निकल के सामने आ गए। फिर कह रहा है कि P माइनस आर आपका क्या है, नेगेटिव है। ध्यान देना, P माइनस आर नेगेटिव तब हो सकता है जब यह जीरो से क्या हो, छोटा हो, तभी नेगेटिव हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जो P की वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी किससे, R से। तो यहां से हमारा कंसेप्ट क्या निकल के सामने आया कि जो P है वो बड़ा है किससे, Q से। इसका मतलब यहां से हमारे सामने निकल के आ गया कि जो P है वो बड़ा है किससे, Q से। और ध्यान देना, P हमारा क्या है, बड़ा है किससे, Q से। और यहां पर एक चीज क्या है कि P जो है छोटा है किससे, R से। यहां पर एक बात ये भी निकल के सामने आया है कि P जो है छोटा है किससे, हमारा R से। तो इसका मतलब हमारा जो P है वो अभी भी छोटा है, छोटा है किससे, R से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा आपका क्या होगा, Q होगा, इसके बाद आपका P होगा, फिर आपका क्या होगा, R होगा। इसका मतलब यहां से निकल के सामने आ गया कि सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, Q होगा, इसके बाद हमारा P होगा, फिर हमारा क्या होगा, R होगा। यहां से बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज हमको यहां पर मिल गई। अब क्या करेंगे, इसमें हम किसी की वैल्यू को मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया, इसकी वैल्यू को हमने मान लिया 5 मान लिया, इसकी वैल्यू को हमने मान लिया 4 मान लिया, और इसकी वैल्यू को हमने मान लिया 3 मान लिया। जाहिर सी बात है ना, अगर हम यहां से देखेंगे इसकी वैल्यू हमने 5 मान लिया, इसकी वैल्यू हमने 4 मान लिया, और इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो हमारा यहां पर क्या है कि P Q से बड़ा है। P जो है वो बड़ा है किससे, Q से, ठीक है। लेकिन P छोटा भी है किससे, R से। तो इसका मतलब यहां पर Q जो है सबसे बड़ा है, Q जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, R आएगा ना, फिर आपका क्या आएगा, R आएगा। सॉरी, यहां पर आपको R रखना पड़ेगा क्योंकि P जो है छोटा है R से। तो दूसरे नंबर पे आपका R आएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू को हम 5 मानते हैं, इसकी वैल्यू 4 मानते हैं, इसकी वैल्यू हमको 3 मानना पड़ेगा। अब इसी वैल्यू को उठाकर आप यहां पर रखेंगे तो यहां से आपका जो क्वेश्चन हो सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ये तो मैं आपको केवल तरीका बता रहा था, ठीक है। तो एक चीज आप बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या P प्लस क्यू माइनस आर P माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं, इनको जब हमने सॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा, जब हम अकेले क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्या P माइनस क्यू सकारात्मक है, P माइनस क्यू का है पॉजिटिव है। तो P माइनस क्यू आपका पॉजिटिव, इससे यहां से निकल के आया कि P इज ग्रेटर देन Q। क्या आप यहां से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इसके बाद यहां से आप क्या आंसर दे सकते हैं कि P माइनस आर निगेटिव है। अच्छा, P माइनस आर आपका निगेटिव, इसका मतलब क्या है कि P जो है छोटा होगा किससे, R से। ये बात यहां से भी आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब आपने क्या किया, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड इन दोनों को ऐड कर लिया, तो यहां से आप बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है और उससे छोटा कौन है। ये तो आप बता सकते हैं ना। तो जब आप दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं कि कौन बड़ा है भाई, कौन छोटा है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। यानी जो आपका इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया था, हमने आपको यहां पर छोटा सा करके यहां पर बता दिया। अब चाहे तो आप यहां से वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि क्या P प्लस क्यू माइनस आर P माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है, जहां P क्यू और R आपके क्या है, पूर्णांक है। तो पहला दिया गया था कि P माइनस क्यू आपका पॉजिटिव है। तो P माइनस क्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि P जीरो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब P माइनस क्यू जीरो से बड़ा हो, और जब जीरो से बड़ा होगा तभी आपका पॉजिटिव हो सकता है ना। इसका मतलब P बड़ा होना चाहिए Q से। ये हो गया, पहले वाले स्टेटमेंट से हमको ए निष्कर्ष निकला। दूसरे वाले से देखा गया कि कह रहा है कि P माइनस आर आपका निगेटिव है। P माइनस आर निगेटिव तब हो सकता है जब आपका जीरो से छोटा हो। तो ठीक है, जीरो से छोटा हमने दिखा दिया इसको। और जीरो से छोटा तब हो सकता है जब P की वैल्यू जो है छोटी हो किससे, R से। ये हो गया, तो यहां से हमको दूसरा कंक्लूजन मिल गया। तो क्या आप इससे आंसर दे सकते थे कि P यहां पर बड़ा होना चाहिए Q से? इससे आप आंसर दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। क्या आप इससे दे सकते थे P छोटा है R से? अकेले इससे भी नहीं दे सकते थे। तो आप पहले और दूसरे स्टेटमेंट को अलग अलग करके अगर देखा जाए तो वहां से आंसर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया, जब आपने दोनों को ऐड किया, तो वहां से हमारा ये पता चल रहा है, वहां से हमारा पता चल रहा है कि कौन बड़ा निकल के आ रहा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। यहां से आपको यहां से पता चल जा रहा है। तो यहां से आप इस चीज को बता सकते हैं, ये बात आपको ध्यान दें। अब यहां पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, जो मर्जी आप यहां से वैल्यू रख के आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां से अकेले इस कथन से आंसर नहीं दे सकते हैं, ना तो इससे आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों को मर्ज करेंगे तो वहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी भी कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, यहां से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। आप यहां से निष्कर्ष पे आए, हमने क्या किया, जो आपको कथन दिया था मैं उसी को बता रहा हूं, वहां से मैंने कर दिया। अब यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं कि केवल आपकी यही वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं। भाई जब इसने कह दिया कि P आपका बड़ा है Q से, इसका मतलब, और यहां पर फिर आएगा कि P आपका छोटा है R से, तो P तो सबसे छोटा हो गया ना। नहीं देखिए, P यहां पर क्या बोला गया, P जो है छोटा है R से, और यहां पर क्या, P बड़ा है Q से। तो इसका मतलब, सॉरी एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां से ये निकल के सामने आया कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, P इज ग्रेटर देन Q। इसका मतलब हमारा जो P है वो Q से बड़ा है, P बड़ा है Q से, और यहां पर P छोटा है R से। इसका मतलब यहां से सामने ये आ गया कि जो हमारा R है वो सबसे बड़ा है। इस यहां से निकल के सामने आ गया कि हमारा जो R है वो सबसे बड़ा है। हमारा जो R है वो क्या है, सबसे बड़ा है भाई। R हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। R हमारा सबसे बड़ा है, और इससे छोटा आपका कौन है, इससे छोटा आपका क्या है, P है, और सबसे छोटा आपका क्या है, Q है। तो बस, अगर इसको हमने 5 मान लिया, इसको हमने 4 मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया, बस आप इससे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या निकल के सामने आया था कि P इज ग्रेटर देन Q का मतलब क्या हुआ, मैं आपको पूरी बात यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल गया है कि R जो है सबसे बड़ा है, इसके बाद आपका P है, फिर आपका क्या है, Q है। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दें, और आपको यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आपको R की वैल्यू पता चल गई, आपको P की वैल्यू पता चल गई, आपको Q की वैल्यू पता चल गई, आपने मान लिया, तो यहां से आप इसमें जब रखेंगे तो आपको यहां से आंसर भी बड़े आसानी के साथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहां से समझ में आ गया होगा, ठीक भाई। चलिए, अब आप चाहें तो यहां पर वैल्यू रख के इसका आंसर भी यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आंसर निकालना नहीं होता। यहां पर क्या हो जाएगा कि अकेले आप आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप दोनों को जब मिलाएंगे तो वहां से आप आंसर जो है बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो यहां पर रख सकते हैं कि P प्लस क्यू
P की वैल्यू यहाँ पर आपको 4 मिली है, Q की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिली है, 3 मिली, 4 + 3 हो जाएगा और 7 में से 5 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से निकालेंगे, P की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 दी है और यहाँ पर माइनस करेंगे और Q की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिया, आपको 3 दिया है और R की वैल्यू क्या है, 5 दिया है ना। इसको आप यहाँ से सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया है। चलिए, कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट S1 S2 एंड S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। 3 कथन S1 S2 और S3 नीचे दिए गए हैं, जिनके बाद एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो C है वो D से छोटा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि C D से छोटा है, लेकिन A और B से क्या है, बड़ा है। यहां पर सबसे पहले वाले कथन में क्या बोला गया है कि हम पहला वाला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जो C है वो D से छोटा है। हमारा जो C है वो छोटा है, किससे छोटा है, D से, लेकिन A और B से क्या है, बड़ा है। ये बात ध्यान देना। और फिर कह रहे कि D जो है सबसे ओल्डेस्ट है, इसका मतलब D जो है सबसे क्या है, बड़ा है। एक बात यहां पर क्लियर कर दिया कि जो D है वो सबसे बड़ा है। फिर कह रहे कि A जो है B से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि D जो है सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट कहता है कि A जो है B से बड़ा है, यानी A आपका बड़ा है किससे, B से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A B C D में से कौन सबसे छोटा है। अब पहला वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो C है वो छोटा है D से, C जो है D से छोटा है और A और B से बड़ा है। क्या आप यहां से आंसर दे सकते हैं, क्या आप यहां से आंसर दे सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। भाई पहले वाले में क्या बोला गया है कि जो C है वो D से क्या है, छोटा है, लेकिन A और B से क्या है, बड़ा है। तो जब A और B से क्या है, आपका बड़ा है किससे, A एंड B से। इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ही कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि जो C है वो D से छोटा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा A और B से आपका ये क्या है, बड़ा है। तो क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से A बात बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि A और B के बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं कि कौन छोटा बड़ा है। इससे आप पहले वाले से तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। डी सबसे बड़ा है, क्या इससे आप बता सकते हैं कि अकेले कि जो है कौन सबसे छोटा है, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो दूसरे वाले से भी नहीं बता सकते हैं। तीसरा वाला जो दे रहा है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, इससे आप क्या बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है, क्योंकि यहां पर ए बी सी डी 4 लोग हैं और केवल 2 लोगों के विषय में इंफॉर्मेशन दिया है, तो यहां से आप बता नहीं सकते हैं। तो तीसरे भी स्टेटमेंट का अगर आप देखिए, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों का अगर हम अलग अलग स्टेटमेंट से देखें तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक काम कीजिए, अगर हम तीनों को मिला लें, अगर हम तीनों को मिला लें तो बड़े आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला था कि जो सी भाई साहब हैं वो क्या है, सी जो है छोटा है किससे, डी से, लेकिन कह रहा है कि बड़ा भी है किससे, ए से, ए और बी से बड़ा है। लेकिन एक बात ये कह रहा है कि ए हमारा किससे बड़ा है, बी से, बस काम हो गया। इसका मतलब यहां पर जो डी है सबसे बड़ा, सबसे छोटा आपका यहां पर कौन है, ए है। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। कब निकाल पाएंगे, जब यहां पर आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन स्टेटमेंट को आप जोड़े तो हमारा आंसर बन सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहला और तीसरा ले लेना है। तो जैसे ही आप पहले और तीसरे को ले लेंगे, तुरंत आपको यहां पे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया कि कौन सबसे छोटा है। तो जब सबसे छोटे का जिक्र हो रहा है तो यहां पर बड़े से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर अगर आप दूसरे स्टेटमेंट वाले को हटा भी देंगे तब भी आपका यहां पर काम चल जाएगा। तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जैसे ही आप जोड़ेंगे, तुरंत आप यहां से बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो हमने यहां पर पहले और तीसरे वाले को जोड़ दिया। पहला वाला आपका यहां था और तीसरा वाला जैसे हम देखिए कह रहा था कि ए सी जो है बड़ा था डी से, और इसके बाद सी जो है डी से छोटा है लेकिन ए और बी से बड़ा है। और जैसे अगर हमको पता चल गया कि ए हमारा जो है, ए हमारा यहां से ए बी से बड़ा है, तो तुरंत हम यहां से आंसर दे सकते हैं। इसको हमने यहां पर ऐड कर लिया और मिला लिया, इसके बाद हम यहां पे आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक भाई, यहां पर आप
क्योंकि ऑप्शन में भी दिया है, आप चारों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी डी से छोटा है लेकिन ए और बी से बड़ा है। तो हमने क्या किया, सी छोटा है किससे, डी से, लेकिन कह रहा है कि ए और बी से बड़ा है, तो हमने इसको ए और बी से बड़ा बना दिया। ठीक भाई, अगर यहां पर ए और बी के बारे में पता चल गया होता शुरुआत में तो आप आंसर वहीं से निकाल देते, लेकिन क्योंकि आप सबसे छोटा पूछा गया तो आप यहां से आंसर नहीं दे सकते, तो आप पहले वाले कथन से आंसर नहीं निकाल सकते। फिर दूसरा देखिए, डी सबसे बड़ा है, तो डी सबसे बड़ा है उससे आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, आप दूसरे वाले से भी आंसर नहीं दे सकते हैं। फिर तीसरे में कह रहा है ए जो है बी से बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से, क्या आप अकेले इस कथन से आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो तीन अलग अलग कथनों से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप पहले और तीसरे को मिलाते हैं तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। बस ए यहां पर बी से क्या था, बड़ा था, बस यहां से आंसर निकल गया कि ए सबसे छोटा है, यानी इसका मतलब आपने पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जब मिला दिया तो वहां से आपका आंसर जो है निकल गया। ठीक भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर है, चलिए यहां पर हम बात करते हैं, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फॉर 5 चिल्ड्रंस विद एजेस, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर आपसे ये बोला गया कि 5 बच्चे हैं और यहां पर क्या बोला गया, उनके लिए क्या दिया, एज की बात कर रहा है कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी इज लेस देन ए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ई जो है सबसे बड़ा है, इसके बाद डी है, इसके बाद सी है, इसके बाद बी है और इसके बाद आपका क्या है, ए है। एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2 इयर्स। इसका मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर ए बी सी डी ई उम्र वाले 5 बच्चों के लिए किन्हीं दो क्रमिक आयों के बीच 2 वर्षों का अंतर। इसका मतलब सीधा ध्यान दीजिएगा, इन लोगों के बीच जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 2 ईयर का है। इन दोनों के बीच जो एज का डिफरेंस, मतलब ये जो 5 लोग हैं इन सभी के बीच जो एज का डिफरेंस वो कितने साल का है, 2 साल का है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। आपको आंसर नहीं देना, बस आपको बताना है कि कैसे आंसर निकल सकता है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे बड़ा आपका यहां पर ई है, इसके बाद आपका डी है, फिर आपका सी है, फिर आपका बी है, फिर आपका ए है। तो मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि एक बच्चे की एज एक्स मान लेते हैं, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, चौथे का क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, और पांचवे का क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। अगर हमने पहले का x मान लिया तो दूसरे का x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरे का x प्लस 4 हो जाएगा, चौथे का x प्लस 6 हो जाएगा और पांचवे का x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि सभी लोगों में 2 साल का अंतर है। ठीक है, और यहां पर तो हमने इसको पता कर लिया, एज के बारे में ध्यान दिया कि कौन कौन से लोगों की क्या एज होने वाली है। फिर इसमें कह रहा है कि सबसे बड़े की उम्र, सबसे बड़े की उम्र का मतलब सबसे बड़ा यहां पर कौन है, ई, तो सबसे बड़ा ई और इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 8। कह रहा है कि जो सबसे बड़े की उम्र है सबसे छोटे से 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है कि ए ऑलरेडी 3 गुना है किससे, सबसे छोटे से, सबसे छोटे की वैल्यू क्या है, x है बस। तो यहां से क्या आप आंसर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, बिल्कुल आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको निकालना नहीं, लेकिन आप यहां से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि सबसे बड़े की उम्र सबसे छोटे से 3 गुनी है, तो सबसे बड़ा यहां पर क्या है, ई है, और ई की वैल्यू क्या है, x प्लस 8। सबसे छोटे से कितनी है, 3 गुना है, तो सबसे छोटा क्या है, x। इसका मतलब ए वाली वैल्यू 3 गुनी है, जिसको हम 3 गुना बना देते, तब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 8 बराबर 3x। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, 4। इसका मतलब यहां से आप बता सकते हैं x की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हर एक बच्चे की एज आप यहां से पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले कथन से आप आंसर दे सकते हैं कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। फिर देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि बच्चों की औसत आयु कितना है, 8 वर्ष है। जो बच्चों की औसत आयु है कितना है, 8 वर्ष है, तो यहां से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। आपके पास कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, और हमने क्या बताया था, जब 5 लोगों के बारे में दिया गया हो, 5 संख्याएं दी गई हो, तो एवरेज क्या होता, मिड वाली संख्या होती है। जब आपको 5 संख्याएं दी गई हो तो वहां पे एवरेज आपका क्या होता, मिड संख्या यानी बीच वाली संख्या होती है। तो यहां पर 5 दिया, मतलब 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सी संख्या आ रही, x प्लस 4। इसका मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे, x प्लस 4, और कह रहे कि एवरेज आयु कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है।
तो क्या आप यहां से आंसर नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। यानी कह रहा है कि बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो आप निकाल लीजिए औसत कितना हो जाएगा। 5 बच्चों की एज दिया था, इसमें औसत कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा ना, क्योंकि बीच वाली संख्या बनेगी। और x+4 की वैल्यू आपको कितना दिया, 8। यहां से भी आप x की वैल्यू जो है बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहां पर भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो सबसे छोटे बच्चे की एज यहां पर पता चल जाएगी। तो इसका मतलब आपको निकालना नहीं, केवल आपको बताना था कि हो सकता है कि नहीं। तो यहां से क्या हो गया कि आप पहले और दूसरे दोनों कथनों का उपयोग करके यहां से आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब आप पहले वाले कथन से भी आंसर दे सकते हैं और दूसरे वाले कथन से भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, तो देखिए क्या पहला हो सकता है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट, देखिए नहीं हो सकता। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ये बिल्कुल सही है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है किसी एक भी स्टेटमेंट का अगर हम इस्तेमाल कर ले तब भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाँ ठीक है, ये आपका सही होगा कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी प्रश्न का उत्तर अकेले कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है। इसका मतलब पहले वाले कथन से भी आप आंसर दे सकते हैं और दूसरे वाले कथन से भी आप इसका आंसर बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक भाई, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है और यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का शानदार सवाल आपके सामने आ गया, ब्लड रिलेशन का शानदार सवाल आपके पास आ गया, कैसे इसको सॉल्व करना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। कह रहा है कि देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी इन अ फैमिली, यानी कह रहा है कि एक परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। एक परिवार है जिसमें कुल 5 सदस्य हैं, और यहां पर ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ई का बी से क्या संबंध है, आपको ई और बी के बीच रिलेशन बताना है। अब देखिए यहां पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी विवाहित जोड़े, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी, ए क्या है, विवाहित जोड़े हैं। तो भैया अगर ये दोनों विवाहित जोड़े हैं तो हम इनको ऐसे बना लेते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डी जो है सी का पति है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो डी है वो सी का क्या है, पिता है। डी जो है पिता है किसका, सी का। तो भाई डी को हम क्या बना लेंगे, ऊपर बना लेंगे। पिता है किसका, पिता है सी का पिता है, ठीक भाई। फिर तीसरा वाला कह रहा है कि ई जो है डी का पुत्र है, यानी डी का पुत्र कौन है, ई है, तो ई को हम यहां बना लेते हैं, पुत्र है तो इसको हम सर्कल में बना लेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम ट्रायंगल किसके लिए मान रहे हैं, मेल के लिए मान रहे हैं, और यहां पर सर्कल हम मान रहे हैं फीमेल के लिए, ठीक है। पहले वाले स्टेटमेंट क्या बोला कि ए और बी आपस में क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो ए और बी को हमने यहां पर बना लिया, विवाहित जोड़े हैं तो प्लस बीच में रख दिया। अब एक जेंडर नहीं क्लियर है कि ए और बी कौन है, इसलिए हमने यहां पर सर्कल और ट्रायंगल नहीं बनाया। फिर दूसरे वाले में कह रहे हैं डी सी का पिता है, तो डी पिता है किसका, सी का, तो पिता है तो एक जनरेशन ऊपर रहेंगे। फिर कह रहे हैं तीसरे वाले में ई जो है डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र कौन है, ई पुत्र है, इसलिए हमने इसको बना लिया ट्रायंगल में। फिर कह रहा है कि ए और सी बहनें हैं, ध्यान देना, कह रहा है कि ए और सी आपस में बहनें हैं, तो भैया अगर ये बहनें हैं तो सी के बगल में हम क्या बना देते हैं, ए को बना देते हैं। और सी के बगल में जैसे ही हमने ए को बना दिया, इसका मतलब बहन है, तो बहन का मतलब क्या हो गया, सर्कल में हमने बंद कर दिया। और क्वेश्चन में शुरुआत में क्या बोला था कि यहां पर ए जो है, ए और बी क्या है, आपस में पति पत्नी हैं। तो अगर भैया ए आपका यहां पर क्या हो गया, पत्नी है, क्योंकि सर्कल में बंद है, तो जाहिर सी बात है बी को हम कहां बैठा देंगे, यहां पर बैठा देंगे, और आपस आपके क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। और चारों स्टेटमेंट को बनाने के बाद ए आपका क्या बन जा रहा है, फैमिली बन जा रहा है। अलग अलग स्टेटमेंट का को देखकर आप आंसर नहीं कर सकते हैं। आप पहले वाले से आंसर नहीं दे सकते हैं कि जो है ए और बी विवाहित जोड़े हैं, क्या आप यहां से आंसर बता सकते हैं, ई और बी के बारे में, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। डी सी का पति है, पिता है, यहां से आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ई डी का पुत्र है, अकेले अगर आप करेंगे तो आंसर नहीं दे सकते हैं। ए और सी आपस में बहने हैं, यहां अकेले करेंगे तब भी आंसर नहीं दे सकते। तो हमने यहां पे सबको क्या कर लिया, मिला लिया। तो पहले क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए और बी ए विवाहित जोड़े हैं, हमने अलग कर लिया, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। फिर आगे इन्फॉर्मेशन दिया गया है डी सी का पिता है, तो डी पिता है किसका, सी को, तो डी ऊपर बनाया, सी नीचे बना दिया। ई डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र कौन है, इसलिए इसको ट्रायंगल में बंद कर दिया। फिर कह रहा है कि ए और सी बहनें हैं, तो सी की बहन कौन है, ए, तो बहन, इसलिए हमने क्या बना लिया, सर्कल। और यहां पर ऊपर ही कहा गया था
कि ए और बी क्या है, आपस में मैरिड हैं, इसका मतलब पति पत्नी है। तो अगर ये आपकी फीमेल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ए के बगल में हमने किसको बना दिया, बी को बना दिया। बस अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ई का बी से क्या संबंध है। तो आप बता नहीं सकते भैया कि ई और बी में क्या संबंध है, आपको संबंध बताना नहीं है, बस आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। तो आप यहां से बिल्कुल बता सकते हैं कि ई का बी से क्या रिलेशन है। क्वेश्चन बोला था कि ई का बी से क्या संबंध है, आप बड़े आसानी के साथ इसको यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हमने यहां पर फैमिली ट्री बना लिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप अकेले अगर एक एक कथन का उपयोग करके देखेंगे तो आप उससे आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो आप उससे आंसर नहीं बता सकते हैं। दूसरे वाले कथन का अगर अकेले उपयोग करें तो उससे आंसर नहीं दे सकते हैं। तीसरे वाले का अगर आप अकेले उपयोग करेंगे तब भी आंसर नहीं दे सकते हैं। और चौथे वाले का अगर आप अकेले उपयोग करेंगे तब भी आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आपने जो फैमिली ट्री, कंप्लीट फैमिली ट्री बनाया है, ये कब बनाया है, जब आपने चारों स्टेटमेंट को आपस में मर्ज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप चारों स्टेटमेंट को मर्ज कर देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देने में सफल हो जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सभी चार कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, सॉरी ये आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर क्या हो गया कि सभी चार कथन एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका मतलब ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चारों कथनों जब आप मिलाएंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कैलेंडर का है। देखिएगा, मैं आपको जो बता रहा था, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको स्ट्रेटजी का एक वीडियो बनाया है कि 5 दिनों के अंदर आप सीसेट में कैसे 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप उसको जो है जरूर जाके चैनल पे देखिए, ऊपर आई बॉल पे जो है कनेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, इसके बाद आप वहां से देख सकते हैं। और आप उसको जरूर जाकर देखिए कि कैसे आप 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं बचे हुए 5 दिनों के अंदर ना। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है आई बटन पे क्लिक करना है, इसके बाद वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ब्लड रिलेशन का, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। तो कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और डेटा सफिशियंसी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या कह रहा है कि दो कथनों और एक प्रश्न पर विचार करें। पहला कह रहा है कि महीने का आखिरी दिन बुधवार है, और क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है कि महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए महीने का 14वां दिन कौन सा होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि महीने का 14वां दिन कौन सा दिन होगा, और अब आपके सामने स्टेटमेंट दिया है। तो क्या देखिए, पहले वाले स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महीने का आखिरी दिन बुधवार है। तो एक बात आप हमको बताइए कि अगर महीने का आखिरी दिन बुधवार है, ये पता हो जाए, तो आप बता सकते हैं कि 14वां दिन कौन सा होगा। बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको कंफर्म नहीं कि महीने में कितने दिन है, कि महीने में 30 दिन है, महीने में 31 दिन है, कि महीने में 28 दिन है, कि 29 दिन है। जब तक आपको ये बात कंफर्म नहीं होगी कि महीने में कुल दिन कितने हैं, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं कि 14वां दिन कौन सा होगा। तो अकेले इस वाले कथन से आप आंसर नहीं दे सकते कि महीने का आखिरी दिन बुधवार है तो 14वां दिन कौन सा होगा। इसका मतलब कथन एक से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। दूसरा कथन कह रहा है महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो महीने का तीसरा शनिवार है वो 17वां दिन था, तो आपसे 14वां दिन पूछा है। इसका मतलब अगर 17वां दिन आपका शनिवार था तो उसके 3 दिन पहले आपका 14वां दिन आएगा। और 3 दिन पहले आप बता सकते हैं ना, शनिवार के पहले आपका शुक्रवार, शुक्रवार के पहले आपका बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के पहले आपका क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो यहां से तो आप आंसर दे सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में कहा गया कि महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था, यानी जो कहने का मतलब क्या था कि जो 17वां दिन था वो क्या था, शनिवार था, तो 14वां दिन क्या था आप बिल्कुल बता सकते हैं यहां से। इसका मतलब यह है कि आप दूसरे वाले कथन का उपयोग करके आंसर दे सकते हैं। ठीक भाई, अगर महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था तो 14वां दिन आप बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, उससे 3 दिन आप पीछे चले जाइए, और 3 दिन जैसे आप पीछे जाएंगे आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कौन सा दिन था। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, पहला वाला तो हो नहीं सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता,
इसके बाद सॉरी देखिएगा, पहला कह रहा है कि केवल कथन एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि अकेले कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और कथन दो दोनों आवश्यक है, गलत है ना, तो एक बिल्कुल गलत है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट सोल्यूशन। केवल सेकंड वाले स्टेटमेंट से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, पहले वाले से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। काहे नहीं दे सकते, मैंने आपको बता दिया। दूसरे वाले से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि महीने का अगर 17वां दिन शनिवार है तो उससे 3 दिन पहले आप बता सकते हैं, नहीं जो 14वां दिन होगा कौन सा दिन होगा, 3 दिन आप पीछे चले जाएंगे, आप आंसर दे सकते हैं। ठीक भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर आ गया, ध्यान दीजिएगा, एक डायरेक्शन का सवाल आ गया आपके सामने। तो मैंने क्या बोला, रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, जो मैथ्स के जो टॉपिक हैं, उन्हीं से आपको डेटा सफिशिएंसी के सवाल पूछे जाते हैं। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि डेटा सफिशिएंसी में 90% जो यूपीएससी सवाल पूछता है उसमें या तो आंसर आपका क्या होता है कि दोनों कथन इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, या फिर दोनों कथन को मिलाकर आप आंसर दे सकते हैं। अधिकतर आपकी यही सही होते हैं, लेकिन आप तुरंत ऐसे करके टिक मत आइएगा, आप उसको पहले सॉल्व करिएगा तभी आप करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला ध्यान दीजिएगा, एक राज्य के 3 शहरों पी क्यू और आर के संबंध में नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि शहर पी शहर क्यू से कितनी दूर है, यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पी जो है कितने दूर से है, यानी शहर पी जो है वो शहर क्यू से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया है। और पहला स्टेटमेंट आपसे क्या दिया है, कह रहा है कि शहर क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब कह रहा है कि आपका जो क्यू है वो आर से 18 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर है। यानी आपका जो क्यू है आर से 18 किलोमीटर दूर है, यानी क्यू और आर के बीच के जो डिस्टेंस वो कितना दिया है, 18 किलोमीटर यहां पर दे दिया है। फिर कह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, P और Q के बीच की दूरी पूछा है, और यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि Q और R के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। तो क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा P और Q के बीच की दूरी, और स्टेटमेंट में क्या दिया, Q और R के बारे में दिया है। तो आप इससे आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अकेले एक का कथन का उपयोग करके आंसर नहीं दे सकते। दूसरा देखिए, कह रहा है कि जो शहर पी है शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पी है वो आर से कितना किलोमीटर दूर है, 43 किलोमीटर दूर है। अब यहां पर आपको पी और आर के बीच में संबंध दे दिया है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, पी और क्यू के बीच में पूछा है। तो क्या आप इससे आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो कथन एक और कथन दो का सहारा लेकर आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ना तो अकेले कथन एक से आंसर दे सकते हैं, और ना ही अकेले कथन दो से आप आंसर यहां पर दे सकते हैं। इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर मैंने क्या बताया, दोनों को कंबाइन कीजिए। जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं, कह रहा है कि Q और R के बीच 18 किलोमीटर है, और यहां पर ये बोला कि P और R आपके क्या है, 43 किलोमीटर दूर है। अब एक चीज ध्यान देना है, ये जो आपका P है, जैसे मान लेते हैं हम P की बात करते हैं। अब ये आपका जो P है, P और R के बीच 43 किलोमीटर यहां है, कि P और R के बीच 43 किलोमीटर आपका यहां है, कि P और R के बीच 43 किलोमीटर आपका यहां है, कि आपका यहां है, ये आप आंसर नहीं दे सकते हैं। कई कंडीशन आपकी यहां बन सकती हैं। हो सकता है कि P और R के बीच आप यहां रखा गया हो सकता है कि P और R के बीच यहां हो सकता है कि P और R के बीच यहां हो, या हो सकता है कि P और R की दूरी यहां से हो। तो जब आप दोनों कथनों को मिलाएंगे तब भी आप यहां से आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कथन एक और कथन दो, बिल्कुल नहीं, कथन एक और ना तो कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब दोनों कथनों को जब आप ऐड करेंगे तब भी आप यहां से आंसर नहीं दे सकते। आप अकेले से आंसर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब आप दोनों को ऐड किए, क्योंकि कह रहा था क्यू और आर के बीच 18 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, और पी और आर के बीच 43 है। अब पी और आर के बीच 43 किलोमीटर दूरी कहां है, यहां भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, और इधर भी हो सकती है। तो चार अलग अलग दिशाओं में हो सकती है। तो इसलिए आप यहां से ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। यहां से भी आपको बताना पड़ सकता है, यहां से भी देखना पड़ सकता है, यहां से भी देखना पड़ सकता है, यहां भी से देखना पड़ सकता है। तो अलग अलग दिशाओं में हो गए, इसलिए आप पी और क्यू के बीच की दूरी आप बता नहीं सकते हैं। आप अलग अलग दिशाओं में देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो है पता चलेगा, अलग अलग किलोमीटर में पता चलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते जब आप दोनों को मिलाएंगे तब भी। ठीक है, चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कथन एक और कथन दो दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, रक्त संबंध का सवाल आपके सामने आ गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैसे सॉल्व करना ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा है कि पूछा गया कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड जो है एक्स का भाई है, आपसे पूछा है। कह रहा है कि क्या जेड एक्स का भाई है, ये आपसे यहां पर सवाल में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। और आपके सामने पहला स्टेटमेंट दिया है एक्स वाई का भाई है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाई का भाई है। ध्यान देना, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो एक्स है, एक्स क्या है, वाई का भाई है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, एक्स वाई का भाई है, ठीक है ना। तो एक्स भाई है किसका, वाई का, तो भाई है, इसका मतलब इसको हम किसमें बना देंगे, ट्रायंगल में। और कह रहे हैं कि वाई और वाई जेड का भाई है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वाई भी भाई है, किसका भाई है, लेकिन जेड का भाई है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए, और दूसरा स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। दूसरा कह रहा है एक्स वाई और जेड भाई बहन है। कह रहा है कि जो एक्स है, जो वाई है और जेड है, ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले वाले कथन में क्या बोला था, एक्स वाई का भाई है। एक्स भाई है किसका, वाई का, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, कैसे बनाया, एक्स भाई है, किसका भाई था, वाई का भाई था। फिर आगे कह रहा है कि वाई भाई है जेड का, तो वाई भी भाई है, किसका भाई है, जेड का। यही चीज हमने यहां पर बना दिया, ठीक है। दूसरे वाले में कह रहा है कि एक्स वाई और जेड आपस में क्या है, भाई बहन है। तो अब बताइए, क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं, क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं। एक्स वाई जेड में से क्या पूछा, क्या जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स का भाई है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आप नहीं बता सकते हैं। कह रहा है कि क्या जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स की बहन भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, और जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। जेड का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है, जेड भाई भी हो सकता है, जेड बहन भी हो सकती है। तो ही बात यहां पर है। तो क्या पूछा गया, क्या जेड एक्स का भाई है, तो जेड एक्स की बहन भी तो हो सकती है। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले स्टेटमेंट्स आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जेड का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है। दूसरा कह रहा है एक्स वाई और जेड आपस में क्या है, भाई बहन है। तो जब एक्स वाई और जेड आपस में भाई बहन है, तो यहां से क्या आप उत्तर बता सकते हैं कि एक्स जो है जेड का भाई है। बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि दूसरे वाले स्टेटमेंट में एक्स का भी जेंडर क्लियर नहीं और जेड का भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो दोनों आप नहीं बता सकते। हो सकता है कि एक्स जो है बहन हो, जेड भी हो सकता है बहन हो सकता है ना। तो कुछ भी आपका हो सकता है कि वाई आपकी बहन हो। भाई तीनों आपस में भाई बहन है। जब तीनों आपस में भाई बहन है और इनका जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि एक्स जेड का क्या है, भाई है कि बहन है। तो दूसरे वाले से भी आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप दोनों को एक साथ कन्वर्ट मिला लीजिए। जब आप दोनों को मिला लेंगे तब भी आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जेड का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। तो जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपके सामने दिया है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में करें कि 6 लेक्चर्स ए बी सी डी ई एंड एफ ईच ऑफ 1 hour ड्यूरेशन आर शेड्यूल्ड बिटवीन 8 AM एंड 2 PM। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। ये देखिए 2023 का बेहतरीन सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है कि 6 व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब यहां पर क्या होता है, लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से लेक्चर आपके सामने दिए हैं, ए बी सी डी और एफ। कौन कौन से लेक्चर आपके सामने दिए गए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी है, ई है और आपका टोटल 6 लेक्चर आपके सामने दिए हैं। और कह रहा है कि कब से कब तक टाइमिंग इनकी चलने की, 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ये 6 लेक्चर आपके यहां पर चलते हैं। 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपके 6 लेक्चर यहां पर चलते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, तीसरे पीरियड में कौन सा व्याख्यान है। यानी कहने का मतलब कह रहे हैं कि विच लेक्चर इन द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड में कौन सा लेक्चर है, इसके बारे में हमको यहां पर बताना है। चलिए भाई बताते हैं। इसके लिए क्या करना, पहले वाले कथन को पढ़िए। पहला कथन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
पहले वाले कथन को हम यहां पर देखते हैं, कह रहा है व्याख्यान एफ के पहले, ध्यान देना, एफ के पहले ए है और उसके बाद क्या है, सी है। ध्यान देना, कह रहा है कि व्याख्यान मतलब लेक्चर एफ के जस्ट पहले ए है और उसके बाद में क्या है, सी है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि तीसरे पीरियड में कौन सा व्याख्यान है, तीसरे पीरियड में कौन सा लेक्चर है? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि टोटल आपके पास 6 लेक्चर हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और यहां पर जानकारी किसके बारे में दिया? केवल 3 के बारे में दिया है, ए एफ और सी के बारे में। इसने ये बोल तो जरूर दिया है कि एफ के ठीक ऊपर ए है और उसके जस्ट नीचे आपका सी है, ये बात तो कह दिया है। लेकिन हो सकता है यहां पर एक कौन सी जगह फिट हो, ये आपको पता थोड़ी ना है। हो सकता है कि ऊपर से तीनों हो सकता है कि नीचे से 3 हो सकता है कि बीच से 3 हो। तो ये बात आप यहां से कंफर्म नहीं कर सकते जब तक आपको 6 के बारे में जानकारी ना पता हो। तो पहले वाले स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। चलिए भाई दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है कि व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान ही नहीं है। इसका मतलब जो सेकंड वाला हमारा कह रहा है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बी है वो सबसे क्या है, लास्ट में है। बी हमारा क्या है, सबसे लास्ट में है। अच्छा, अगर आपको केवल ये जानकारी दे दिया जाए कि बी जो है सबसे लास्ट में लेक्चर, सबसे लास्ट लेक्चर किसका है, बी का है, तो टोटल आपके पास 6 लेक्चर है और आपको केवल लास्ट वाला इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि थर्ड वाला लेक्चर बताइए, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। केवल आपको लास्ट की इंफॉर्मेशन देने से आप थर्ड वाला लेक्चर नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब अकेले दूसरे वाले कथन का भी इस्तेमाल करके आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहां से पहला और दूसरा तो आपका गलत हो गया। फिर आप क्या करिए, दोनों को कंबाइन कीजिए। ठीक है, हम कंबाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कंबाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल कितने थे, 6 थे। 6 थे, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, दोनों को जब आप कंबाइन करते हो, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो 6 हैं। और इसमें कह रहा है कि जो छठवां है वो आपका क्या है, बी है, क्योंकि वो लास्ट में क्या बोला है कि बी तो सबसे लास्ट में, बी के बाद कोई व्याख्यान नहीं, इसका मतलब बी सबसे लास्ट में हो गया, तो बी की जगह तो फिक्स हो गई। अब आपके जो 3 भाई साहब दिख रहे हैं, ए एफ सी, ए एफ सी हो सकते हैं कि इन तीनों स्थान पे बैठे हों। अगर देखा जाए तो हो सकते हैं कि इन तीनों स्थान पे बैठे हों, या फिर देखा जाए तो हो सकते हैं कि इन तीनों स्थान पे बैठे हों। तो यहां से 3 कंडीशन बन जा रही है, और 3 कंडीशन जब बन जाएगी तो आप आंसर दे पाएंगे कि तीसरे वाले में कौन सा है? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कथन एक और कथन दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर लाभ मिल सके, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उनको जो है शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, देखिए मैथ का एक बेहतरीन सवाल आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहा है कि इज एक्स एन इंटीजर। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या एक्स एक पूर्णांक है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्स एक पूर्णांक है। अब आपसे ये पूछ लिया गया है तो आप इसका उत्तर कैसे देखेंगे? अभी आपसे आपको दिया यहाँ पर कथन दिया, पहला कथन कह रहा है कि एक्स बटा 3 एक पूर्णांक नहीं है। तो ध्यान देना, कह रहा है कि जो एक्स बटे 3 है वो आपका पूर्णांक नहीं है। अब इसको हम मान लेते हैं एक के बराबर। हम इसको अगर एक के बराबर मान ले तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि x/3 बराबर, हमने मान लिया इसको एक के बराबर मान लिया। भाई कह रहा है कि x/3 एक पूर्णांक नहीं है, तो जब एक पूर्णांक नहीं है तो आप इसको हम मान के चेक कर लेते हैं। हम किसी के बराबर इसको मान लेते, तो x/3 बराबर अगर हम एक मानते तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर तो x आपका पूर्णांक आ गया, तो यहाँ पर x आपका पूर्णांक आ गया, इसका मतलब ये वाला आपका कथन क्या हो गया? गलत हो गया, इससे आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अच्छा मान लेते इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि x/3 कह रहा है कि एक पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं इसका मतलब हम भिन्न ले सकते हैं, 2/3 हम यहाँ पर ले लिए। कह रहा है कि x/3 एक पूर्णांक नहीं है, तो x/3 को हम एक पूर्णांक नहीं उसके बराबर मान लेते हैं।
तो x/3 को हम 2/3 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि 2/3 आपका पूर्णांक नहीं बल्कि क्या है, भिन्न है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3 का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और 2 आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसका मतलब ए वाला कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए, चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए। दूसरा देखते हैं, 3x एक पूर्णांक है, कह रहा है कि 3x आपका क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, हम इसको 1 के बराबर मान लेते हैं, 2 के बराबर मान लेते हैं, 3 के बराबर, जिसके मर्जी मान लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, और 1/3 आपका क्या है, भिन्न है। 1/3 आपका क्या है, भिन्न है, जबकि कथन में कह रहा है कि 3x आपका क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, गलत आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x एक पूर्णांक, इसका मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए। x की वैल्यू जो आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 आ गई, जो कि पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला कथन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तब भी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ पर x की वैल्यू फिर भी आपकी कितनी आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ से 2/3 आ जाएगा, तब भी आपका ये क्या आ जाएगा, 2/3, जो कि आपका क्या है, भिन्न है, पूर्णांक ना। यहाँ पर 2/3 आ गया, 2/3 आपका भिन्न है, जबकि कह रहा है कि 3x आपका एक पूर्णांक है। इसका मतलब यहां से भी आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कथन 1 और कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक भैया, आशा करते हैं कि सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैथ का सवाल है, करना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि x/3 एक पूर्णांक नहीं है, तो x/3 को हम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब आप पूर्णांक के बराबर मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको हम पूर्णांक के बराबर मान लेते हैं, भिन्न के बराबर, तो x/3 बराबर 2/3 हमने मान लिया। 2/3 क्या है आपका, ये पूर्णांक नहीं है, आपका भिन्न है। तो भर यहां पे निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू यहां पर आ गई 2, तो 2 आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यहां से भी हो गया। ठीक है, या फिर x/3 को हम अगर 2 के बराबर मानेंगे, तब भी यहाँ पर x की वैल्यू 6, जो कि आपका पूर्णांक आएगा, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो गया। 3x एक पूर्णांक हमने आपको निकाल के यहाँ पर बता दिया। तो दोनों कथन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक भाई, चलिए इसके बाद अगला सवाल आपके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड द सर्कुलर टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ गया, देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का जो सवाल है वो आपको डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा गया है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे कहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर ऑन द टेबल। यानी इनकी जो फेसिंग है, इसका फेसिंग का मतलब उनका जो मुख है वो कहाँ है, केंद्र की ओर है। ठीक भाई, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बैठा लेते हैं। कितने लोग हमारे पास हैं, टोटल 6 लोग हैं। कितने लोग हमारे पास, 6 लोग। एक, 2 हो गया आपका, यहां से 3 हो गया, 4 हो गया, और इसके बाद एक चाहो तो आप यहां से बना सकते हो ऐसे करके, 5 हो गया, और आपका ये क्या हो गया, 6। टोटल यहाँ पर 6 लोग हैं। ठीक भाई, और सभी का फेस क्या था, सेंटर में था। इतना हो गया। ये बात तो यहां पर कह रहा है। फिर आपको यहां पर कथन दिया है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि प्रश्न और कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये तो दिया है। कथन पहला क्या बोला है, पहला कथन कह रहा है कि बी सी के विपरीत बैठा है, यानी बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। बी जो है सी के विपरीत है। तो ध्यान देना, अगर बी हमारा सी के विपरीत है, चलिए अगर हम बात करेंगे बी हमारा जो है सी के विपरीत है, तो अगर हम इसको सी मान लेते हैं तो बी हमारा कहां बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद फिर आपसे यहां पर कहा गया है, ध्यान देना, फिर कह रहा है डी ई के विपरीत बैठा है। इसमें ये चीज बोल दिया कि जो डी है वो ई के विपरीत बैठा है। तो अब बताइए, यहां पर बोला गया है कि जो है सी है वो बी के विपरीत बैठा है, नहीं कहने का मतलब जो बी है वो सी के विपरीत बैठा है, उसके अपोजिट बैठा है। तो अगर हमने सी को यहां मान लिया तो बी को हमने यहां बैठा दिया। लेकिन फिर आपको यहां पर एक चीज और कह रहा है, ध्यान देना, इसने ये भी कह दिया है कि
डी जो है ई के विपरीत है। अब आप बता सकते हैं कि डी जो है ई के विपरीत है, कैसे बता सकते हैं भाई? एक लोग को तो हमने फिक्स कर दिया, अब जो है डी और ई आपस में विपरीत हैं, हो सकता है कि दोनों इधर दोनों हो बैठे हों, हो सकता है कि यहां पर बैठे हों, तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, इसलिए अभी इसको हम यहां पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फिर आपसे यहां पर कह रहा है कि दूसरे वाले में एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। कह रहा है कि जो एफ है वो बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जैसे इसको हमने मान लिया 1 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 हो गया, यहां से 5 हो गया, यहां से 6 हो गया ना। तो अगर इसको हमने बी माना है तो कह रहा है कि एफ जो है उसके ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो है उसके ठीक बाईं ओर बैठा है। तो अब यहां से हम इसको बता सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम एक बात यहां से ध्यान दें कि पहला क्या बोला कि बी सी के विपरीत बैठा है, इसका मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो बी है वो सी के विपरीत में बैठा। अगर हमने सी को यहां मान लिया तो बी हमारा यहां बैठ जाएगा। फिर आपसे अगले वाले में कह रहा है कि डी जो है ई के विपरीत बैठा है। अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कहां पर बैठेगा, क्योंकि यहां भी बैठ सकता है डी और ई, आपके यहां दोनों बैठ सकते हैं और यहां दोनों भी बैठ सकते हैं, इसलिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे हम पढ़ते हैं, और आगे कैसे पढ़ते हैं ध्यान देना। कह रहा है कि एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब यहां से हमको पता चल गया कि एफ जो बी है वो ठीक बाईं ओर बैठा है। तो बाईं ओर बैठने का मतलब क्या हुआ? इसके बाईं ओर बैठने का मतलब यहां से हमारा क्या पता चल गया कि ठीक इसके बाईं ओर बैठे, इसका मतलब अगर हम एफ को यहां बैठा लें, इसका मतलब एफ आपका यहां पर ही बैठेगा, एफ आपका यहीं पर बैठेगा। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि बाएं बैठा है तो आपका एफ यहां पर बैठ गया। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया था, यहां पर जो दूसरा वाला दिया उसको देख लेते हैं। क्या दिया था? डी ई के विपरीत बैठा है, तो डी और ई को हम कहीं पर बैठा लें। क्या बोला? डी और ई की बात कर रहा है। हो सकता है कि अब आपके पास केवल ऑप्शन क्या बचा, क्योंकि विपरीत बैठे हैं तो विपरीत बैठने का मतलब दोनों एक साथ बैठेंगे, तो यही वाली जो कंडीशन बच रही है इसी में विपरीत बैठ सकते हैं। क्योंकि एफ के ठीक सामने तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी के ठीक विपरीत आपका बी बैठा। अगर हमने सी को यहां मान लिया तो बी हमने यहां बैठा लिया। फिर कह रहा है कि बी के लेफ्ट में, आपसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के लेफ्ट में ना, क्वेश्चन में एक चीज आपसे यहां बोल दिया कि एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। अब आपके पास क्या बोला गया है? डी और ई आपस में विपरीत स्थान पे बैठे हुए हैं, तो अब आपके पास विपरीत के लिए केवल यही तो बचेगा, क्योंकि इसके विपरीत तो बैठ नहीं सकता है। तो हो सकता है कि ई यहां बैठ जाए, डी आपका यहां बैठ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि डी आपका यहां बैठ जाए और ई आपका यहां बैठ जाए। दोनों कंडीशन बन सकती है भाई। हो सकता है कि आपका ई यहां बैठे तो डी यहां बैठ जाए, हो सकता है डी यहां बैठे तो हो सकता है ई यहां बैठ जाए, तो दोनों बैठ सकते हैं। अब आपके पास केवल एक ही प्लेस बचा है, किसके लिए? ए के लिए, तो आप ए को यहां बैठा दिए। बस अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया कि क्वेश्चन आपसे कहा है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इसका मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे एक चीज यहां पर दिया है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अब आपको बताना है। तो बताइए, ए के ठीक बाईं ओर बताइए, ए के ठीक बाईं ओर डी या ई में से कोई बैठ सकता है, या तो डी बैठेगा या तो ई बैठेगा, तो दोनों हो सकता ना। आप यहां से कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि डी बैठेगा कि ई बैठेगा, क्योंकि डी और ई दोनों में से कोई बैठ सकता है ना, तो डी भी बैठ सकता है और आपका ई भी बैठ सकता है, तो दोनों में से आपका कोई भी बैठ सकता है, इसलिए आप इसका आंसर यहां पर नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात क्या हो गई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां पर पर्याप्त नहीं है। ए वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप अकेले वाले एक कथन से आंसर नहीं दे सकते हैं, दोनों से दूसरे वाले से भी आंसर नहीं दे सकते हैं। जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं फिर भी आप आंसर नहीं दे सकते हैं। भाई जब आप दोनों को आपने मिक्स किया तो दोनों को मिक्स करने के बाद आपका क्या बन गया? एक डायग्राम बन गया ए वाला। और इस डायग्राम से आपसे क्या पूछा है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के ठीक बाईं डी भी बैठ सकता है और ई भी बैठ सकता है। तो कंफर्म यहां पर नहीं हो रहा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेकर भी हम आंसर नहीं दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक भाई, यहां इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक प्यारा सा सवाल था, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक भाई, चलिए फिर से देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल है।
यहां पर क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 6 लोग हैं और सर्कुलर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनका जो फेसिंग और कहां है, सेंटर में है। फिर आपसे क्वेश्चन में एक चीज पूछा गया था, पहला था क्या था, कथन बी सी के विपरीत बैठा है। क्वेश्चन में क्या बोला कि बी सी के विपरीत में बैठा। अगर हमने सी को यहां मान लिया तो बी आपके इसके ठीक विपरीत बैठेगा, मतलब बी यहां बैठ गया, ठीक है। और फिर कह रहा है यहां से अगले बार कह रहा है डी ई के विपरीत है। अब देखिएगा, तो डी ई के विपरीत है, अभी हम इसका पता नहीं लगा सकते कि डी और ई कहां बैठ सकता है, डी और ई कहां बैठ सकता है, इसके बारे में अभी यहां पर हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर जिक्र नहीं कर सकते हैं, ठीक भाई। तो अभी तक तुम यहां पर जिक्र नहीं कर सकते थे। इसके बाद लास्ट में जैसे हमको पता चल गया, हमको ये पता चल गया, इसके बाद हमको यहां पर ये पता चलता है दूसरे वाले कथन में एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एफ जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ अगर ठीक बी के बाईं ओर बैठा है तो देखिए बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, इसका मतलब एफ की कंडीशन पता चल गई कि एफ यहीं पर बैठेगा। तो जैसे ही एफ यहां बैठेगा तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि ई और डी यहीं पर बैठ सकते हैं, क्योंकि हमको विपरीत बैठाना है। तो हो सकता है ई यहां बैठे तो डी यहां बैठे, हो सकता है डी यहां बैठे तो ई आपका यहां बैठ जाए, आपस में विपरीत हो गए। फिर इसके बाद एक ही बचता स्थान, वो ए के लिए बचेगा, ए आपको यहां बैठा देना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन ने पूछा कि ए के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ए के ठीक बाईं ओर आपका डी भी हो सकता है और आपका ई भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, इसलिए जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सवाल को बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो देखने का कोई फायदा भी नहीं है। मेरा यहां पर उद्देश्य ये है कि जो कुछ भी आपको यहां पर मैं बताऊं आपको समझ में आ जाए, यही हमारा क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और आपको यहां पर समझना होगा अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो सीटिंग अरेंजमेंट के भी सवाल यहां पर है, ब्लड रिलेशन के भी सवाल हैं, सारे सवाल आपको मैं यहां पर करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और कैसे सॉल्व करना होता है इसी तरीके से आप उन क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, और चलिए आज का यहाँ पर लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। मनीषा की उम्र आपसे पूछी गई, यहां पर क्या पूछा, मनीषा की एज आपसे पूछी गई है, मनीषा की एज पूछी गई है और स्टेटमेंट क्या दिया है, मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है। तो अगर हम उसकी मां की एज को मान लेते हैं, मां की एज को अगर हम मान लेते हैं कितना, मां की एज को अगर हम मान लेते हैं एक्स, तो मनीषा की एज कितनी हो जाएगी, मनीषा की जो एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 24 हो जाएगी कि नहीं ना। अगर मनीषा की एज को हम एक्स मान लेते तो मनीषा की मां की कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 24, ठीक है। ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां का अनुपात। देखिएगा, तो मनीषा की एज 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां, तो मनीषा की एज कितनी है, एक्स माइनस 24 ना। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, तो जब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो मनीषा की एज कह रहा है, तो मनीषा की हम बात करेंगे, मनीषा की बात करेंगे, और इसके साथ उसकी मां की एज कह रहा है, दोनों कितना हो जाते हैं, 3/5 हो जाते हैं। आपका दोनों दूसरा स्टेटमेंट हो गया। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, तो मनीषा की एज, मनीषा की मां की एज अगर आपकी एक्स हो गई तो उसकी मनीषा की कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 24 हो जाएगी। आपका पहला स्टेटमेंट है। तो क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं कि मनीषा की एज क्या है, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स माइनस 24, इससे क्या आंसर दे सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आय का अनुपात 3:5 होगा, तो मनीषा और उसकी मां का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। आप दूसरे स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले और दूसरे को यहां पर कंबाइन करना पड़ेगा, और जैसे आप पहले और दूसरे को कंबाइन करेंगे तुरंत आप यहां से आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान देना। मनीषा की एज कितनी है, एक्स माइनस 24, उसकी मां की एज कितनी है, एक्स है, और यहां पर 3/5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहां पर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसका मतलब आप मनीषा की भी एज पता कर सकते हैं, उसकी मां की भी एज आप पता कर सकते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना होता, बस आपको बताना होता है। तो पहले अकेले वाले कथन से आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, दूसरे वाले कथन अकेले से भी आंसर नहीं दे सकते हैं, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं।
हमने यहाँ पर मनीषा की एज को x माना, तो मनीषा की माँ की एज को हमने x मान लिया, तो मनीषा की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 24। तो क्या इतना केवल पता रहेगा तो आप आंसर दे सकते, नहीं दे सकते। दूसरे में कह रहा है कि मनीषा और उसकी माँ की एज का अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। कब हो जाता है, 5 वर्ष बाद हो जाता है। कितने वर्ष बाद होता है आपका, 5 वर्ष बाद हो जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना कि एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया था 5 वर्ष बाद, उसको हमने देखा नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे स्टेटमेंट ये बोला है कि 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने यहां पर देखा नहीं। 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ की आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद बोला, तो 5 वर्ष बाद मनीषा की एज कितनी हो जाएगी, पहले कितना था x माइनस 24, अब कितना हो जाएगा x माइनस 24, इसमें जोड़ देंगे 5, और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी ना, यही तो आपकी होगी। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष बाद आपको कंडीशन दिया कि 5 वर्ष बाद किसकी माँ, मनीषा की, मनीषा की बात कर रहा है और मनीषा की माँ की बात कर रहा है, ठीक है। और इनका अनुपात 3:5 कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद बोला था मनीषा की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 24, और इसी में जोड़ देंगे हम 5, और नीचे माँ की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3/5। ये आपको सॉल्व करना है और आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे x की वैल्यू निकलेगी तुरंत आप उसकी माँ की एज बता सकते हैं और मनीषा की एज बता सकते हैं। इसका मतलब अकेले आंसर नहीं दे सकते थे, लेकिन जैसे आप कथन एक और कथन दोनों को जोड़ेंगे तुरंत आप इसका आंसर यहां से दे सकते हैं। ठीक भाई, आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने जो है 5 years देखा नहीं था, इसलिए यहां पर हमने पहले बार में थोड़ा गलत कर दिया। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना कि मनीषा की माँ की एज कितनी है, x है, तो मनीषा की कितनी हो जाएगी, x माइनस 24। ठीक है, फिर करा कि 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ का अनुपात, मनीषा और माँ का अनुपात 3:5 हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो उसमें 5 हम जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष बाद मनीषा की एज कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x माइनस 24, उसमें 5 जोड़ दिया। मनीषा की माँ की कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आने का मतलब उसकी माँ की एज पता चल गई, और जब उसकी माँ की एज पता चल जाएगी उसमें क्या कर देंगे, उसी में से 24 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा मनीषा की भी एज। तो यहां से आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक भाई, चलिए भाई, तो ये आपके सामने हमने डेटा सफिशिएंसी का मैराथन सेशन रखा, जिसमें हमने जो है बेहतरीन 14 से 15 सवाल यहां पर किए। अब आपको करना क्या है, इसी वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है, कैसे मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूं उसको आपको अच्छे से देखना, और विश्वास कीजिए एग्जाम हॉल में अगर आपके 8 से 10 सवाल आते हैं तो आप एक आध सवाल भले गलत हो जाए, बाकी सारे सवाल आप बना के आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने सीसैट को 5 दिनों में कैसे टैकल किया जाए, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या टैक्टिक्स हो सकती है आपकी, क्या क्या आप कुछ कर सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, मैंने उसको बताया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आई बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको जरूर फायदा होगा। 5 दिनों में जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते तो आप 40 क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ करके आ सकते हैं। ठीक भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड नाइट।